नमस्कार बच्चों, मैं अशोक पोटभरे आप लोगों को आज क्लास 11th की वीडियोस हम तैयार कर रहे हैं। इसके पूर्व मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दिया था क्लास 11th के लिए, जिसमें पहला वीडियो था आपका 102 का लेखांकन अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसका भाग 1 और भाग 2 आप लोग देख चुके हैं। आज हम बता रहे हैं आपको इसका भाग 3। पहले भाग में हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस किए थे, दूसरे भाग में हमने रियल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किए थे, वास्तविक लेखे के बारे में, और तीसरा अकाउंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत लेखे में हमने क्या देखे थे, जिनके साथ हमारा व्यवहार हो रहा था उनको हमने लिए थे। वास्तविक लेखे में किसी वस्तु या संपत्ति का जिसका हम लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको हम शामिल करेंगे। और तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यापार को संचालन करने में होने वाले लाभ या हानि को या खर्च व आय को शामिल किया जाता है। तो हम उसको कहाँ लेते हैं, नाम मात्र लेखे में। तो ये 3 नामों से जाने जाते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट, अनरियल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वास्तविक अवास्तविक लेखा, नाम मात्र लेखा और लाभ हानि लेखा। तो बच्चों, इस श्रेणी में हम उनको रखते हैं, जैसे मैंने बताया है कि किसी भी व्यापार को संचालित करने में होने वाले खर्चे व हानि। नॉमिनल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो है ही नहीं और जिसको किसी नाम से नामकरण किया जाता है या किसी को नॉमिनेट किया जाता है। जैसे हमारा होता है सैलरी कहते हैं, वेजेस, इंटरेस्ट। तो सैलरी है क्या चीज़? हम किसी व्यक्ति को सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में 10,000 देते हैं, या हमको 50,000 रुपये मिला है, या हमको 20,000 रुपये मिला है, तो हम बोलते हैं हमको सैलरी मिली, जबकि मिला क्या है, नगद पैसा मिला है। तो ये सैलरी शब्द है कि नहीं, केवल इसको एक क्या बनाया गया, माध्यम बनाया गया, जरिया बनाया गया, इसको एक नॉमिनेट किया गया, एक नाम दिया गया। तो अगर आप कहीं सेवा करते हो या हमारे यहाँ कोई सेवा करता है तो उसके बदले में जो राशि दी जाती है वो सैलरी कहलाती है। अगर हमारे यहाँ कोई मजदूर काम करता है, उसके बदले में अगर कोई राशि देते हैं तो मजदूरी कहलाती है। अगर हम किसी व्यक्ति का कोई कार्य कर देते हैं, उसके बदले में अगर हमको कोई राशि देता है तो हम उसको कमीशन कहते हैं। अगर हमने वो साहस दिखा करके कहीं पैसा डिपॉजिट किए हैं, उसके बदले में हमको अतिरिक्त कोई राशि मिलती है तो वो क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। अगर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके मूल्य में अगर कोई कमी कर दी जाती है तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ में या तो पैसा जाता है या तो पैसा आता है, या तो कैश जाएगा या चेक की। ये हमेशा क्या होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, नगद व्यवहार होते हैं। तो हमारा इसका रूल है, नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं वेतन, सैलरी अकाउंट आ जाता है, हमारा ब्याज आता है, इंटरेस्ट आ जाता है, कमीशन आता है, इंटरेस्ट डिस्काउंट आता है। ये हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। तो खर्च व हानि को अगर आपको लगता है आपके लिए एक्सपेंसेस है या लॉस है तो इसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर आपको लगता है इनकम है, प्रॉफिट है, इनकम या प्रॉफिट है, आय या लाभ है, तो इसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो इसका नियम है, खर्च व हानि को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज डेबिटेड, इनकम एंड प्रॉफिट इज क्रेडिटेड। अब इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको बोलता है वेतन चुकाया, क्या बोला जाता है, वेतन चुकाया, सैलरी पेड 1,000 रुपीज। तो अगर हम सैलरी पेड करते हैं 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये हम वेतन चुकाते हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। हमारा नियम है, रियल अकाउंट का रूल है, अगर कैश जाता है तो कैश को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब वेतन चुकाया, आपके से पैसा गया, कुछ आ नहीं रहा है, तो उसमें हम देखेंगे किसी व्यक्ति का नाम दिया है या किसी पार्टी का नाम दिया है, या आपको नॉमिनल अकाउंट में से वेतन, मजदूरी, कमीशन, ब्याज आदि में से दिया है क्या, तो क्या दिया है, वेतन दिया है। तो वेतन देना हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, लॉस है। तो लॉस को क्या करने बोलता है, डेबिट। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा। इस तरह से सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर आपको बोलता है 500 रुपये कमीशन प्राप्त हुए, कमीशन रिसीव फॉर 500 रुपीज, तो कमीशन आपको प्राप्त हो रहा है, तो क्या आ रहा है, कमीशन के रूप में आपके पास क्या है, कमीशन नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब आपके पास जा कुछ नहीं रहा है, जब जा कुछ नहीं रहा है तो हम देखेंगे कि उसमें किसी का नाम दिया है क्या, या नॉमिनल अकाउंट में से दिया है क्या, तो कमीशन दिया है, तो कमीशन मिलना हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, इनकम है। तो प्रॉफिट या इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर हमको बोलता है कि नरेश से ब्याज मिला, नरेश से ब्याज प्राप्त हुआ, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, नरेश से ब्याज के रूप में कितना रुपया आ रहा है, 500 रुपया आ रहा है। तो 500 रुपया आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा। लेकिन आपके पास से कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया, नाम देखना है, तो यहाँ नाम भी दिया है और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का भी दिया है, ब्याज भी दिया है। अब नाम को ले कि ब्याज को ले, तब ऐसी स्थिति में नाम उसी समय लिखा जाता है जब किसी से हम उधार लेते हैं या जब किसी को उधार देते हैं, या उधार लिया हुआ पैसा भुगतान किया जाता है या उधार लिया हुआ वापस मिलता है। और कभी भी वेतन, किराया, ब्याज एक कभी उधार न दिया जाता है न तो लिया जाता है। इसलिए बच्चों ये पूरा नगद ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इसलिए जब कभी भी नॉमिनल अकाउंट के साथ में किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा तो उस नाम को नहीं लिया जाता है, अर्थात यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट ही आएगा। तो इंटरेस्ट हमारे लिए मिलना, हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को क्या किया जाता है बच्चों, क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखे, नॉमिनल अकाउंट देखे कि खर्च व हानि को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट किया जाता है। तो बच्चों ये तो हमने तीनों नियम देख चुके थे। पर्सनल अकाउंट का नियम था, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट का नियम था आपका, रियल अकाउंट का हमारा व्यक्तिगत लेखे का नियम था, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट का नियम था, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम है, खर्च व हानि को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट। अब हमें देखते हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन्स का हम यहाँ पे एंट्रीज कैसे करते हैं जिसमें तीनों अकाउंट आएंगे हमारे। जैसे हमको बोलता है यहाँ पे 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए से राजेश ने व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तब ऐसी स्थिति में हम इसके लेखांकन करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इफेक्टेड अकाउंट रेट क्या है। तो एक कैपिटल कैश इफेक्टेड हो रहा है, एक राजेश। तो राजेश हमारा कहाँ आएगा, हेडिंग में आएगा क्योंकि स्वामी है। तो यहाँ जो प्रभावित अकाउंट आ रहे हैं उन अकाउंट्स में से 2 अकाउंट प्रभावित होगा। 1 तारीख को मान लीजिए बिजनेस हुआ, तो 1 तारीख को पहला अकाउंट होगा हमारा क्या प्रभावित होगा, यहाँ पे कैश, कितना, 1 लाख रुपए। और दूसरा अकाउंट प्रभावित हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, कैपिटल, पूंजी। क्या प्रभावित हो रहा है, पूंजी। ये किस कैटेगरी में पढ़े हो आपने, कैश अकाउंट को हमने पढ़े थे रियल अकाउंट में, वास्तविक लेखे में। कैपिटल को किसमें पढ़े थे आपने, पर्सनल अकाउंट में, रिप्रेजेंटेटिव में पढ़े थे। अब रियल अकाउंट का नियम है, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट। तो बिजनेस में 1 लाख रुपए इन हो रहा है, तो ये बिजनेस में 1 लाख रुपए आ रहा है, इसके पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कैपिटल राजेश हो रहा है इफेक्टेड, लेकिन राजेश का नाम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि स्वामी का नाम कहाँ रहता है, शीर्षक में रहता है। तो राजेश के बदले में क्या लिखे थे, कैपिटल, अर्थात राजेश यहाँ पे 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा रहा है, मतलब दे रहा है। और व्यक्तिगत लेखे का नियम है, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो इस तरह से यहाँ पे देने वाला कौन है, राजेश है। तो राजेश क्या होगा, तो राजेश का नाम तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसी के जगह हमारा क्या आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। तो कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट है। तो इस तरह से एक ट्रांजेक्शन में हमारा एक अकाउंट डेबिट हुआ और दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर जनरल एंट्रीज बनाते हैं इसी का, तो जनरल एंट्रीज कैसे बनेगा, तो यहाँ पे लिखा जाता है कैश अकाउंट DR, रोकड़ लेखा DR टू कैपिटल अकाउंट, पूंजी लेखे से टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन लिखा जाता है आपका बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और डेबिट के लिए, कैश के लिए डेबिट में 1 लाख रुपए और कैपिटल के लिए क्रेडिट में 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे डेबिट वाले को तो डेबिट से लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट वाले को क्रेडिट ना लिख के क्या लिखा जाता है, 2 से संक किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम जनरल एंट्री, पंजीयन कहा जाता है। इसको हिंदी में बनाएंगे तो रोकड़ लेखा DR, पूंजी लेखे से कहा जाता है। दूसरा ट्रांजेक्शन था, हमको बोलता है यहाँ पे नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज फॉर कैश। नगद माल खरीदा, तो नगद माल खरीदेंगे तो कौन कौन से यहाँ पे आया हमारे, एक नगद आया
और एक माल आया, तो 3 तारीख को मान लीजिए, तो पहला अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है क्रय लेखा, परचेज अकाउंट। क्या इफेक्टेड हो रहा है? परचेज, जो गुड्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गुड्स ना लिख करके उसको क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं, क्योंकि खरीदा हुआ माल है। दूसरा अकाउंट इफेक्टेड क्या हो रहा है? नगद खरीदे, इसलिए हमारे पास है कैश। तो दोनों ही एक ही जाति में आ रहा है, रियल अकाउंट में आ रहा है, तो दोनों के लिए एक ही नियम लगेगा। रियल का लगेगा, रियल का नियम है आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट। इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउटगोइंग इज ए क्रेडिटेड। तो यहाँ इनकमिंग क्या हो रहा है? गुड्स इनकमिंग हो रहा है, इसलिए गुड्स पर्टिकुलर में आएगा। तो खरीदे हुए गुड्स को क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखेंगे, कितने रुपए से? 5000 रुपए से। और आपके पास से 5000 रुपए कैश में जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इस तरह से 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए, और जिसमें से हमारा परचेज डेबिट हुआ और कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो इसकी एंट्री बनाएंगे आप, तो इसकी एंट्री बनेगी यहाँ पे परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद माल खरीदा। हिंदी में लिखोगे तो क्रय लेखा DR, रोकड़ लेखे से, और अमाउंट में आएगी डेबिट में 5000 और क्रेडिट में 5000। इसी प्रकार हमको बोलता है यहाँ पे नगद माल बेचा, नगद माल बेचा 10,000 रुपए, गुड सोल्ड फॉर कैश। तो जब नगद माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आ रहा है, तो एक अकाउंट इफेक्टेड क्या हुआ इसमें? कैश। दूसरा हमारे पास से क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, बेचे गए गुड्स को क्या कहते हैं? सेल्स। तो 2 अकाउंट इफेक्टेड हो गए, कैश एंड गुड्स। तो कैश रियल में आता है और सेल भी रियल में आता है, दोनों के लिए यहाँ पे एक ही जाति लग रही है, एक ही नियम लगेगा। इनकमिंग इज ए डेबिटेड, आउटगोइंग इज ए क्रेडिट। प्रश्न पढ़ के देख रहे हैं, तो कैश आ रहा है और गुड्स जा रहा है। कैश आ रहा है, इसलिए डेबिट साइड में कैश आएगा 10,000 रुपीज से, और आपके पास से क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है, सेल्स जा रहा है, तो सेल्स क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। और इसकी एंट्री बनेगी 5/1 को। हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा। तो 10,000 रुपीज किसके लिए? कैश के लिए, और सेल के लिए कितना आएगा? 10,000 रुपीज। तो ये हमारी क्या एंट्री बनी? रोकड़ लेखा DR, विक्रय लेखे से कैश अकाउंट DR टू सेल्स। उसी प्रकार हमको कहता है यहाँ पे मोहन से उधार माल खरीदा, मोहन से उधार माल खरीदा 3,000 रुपए। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर क्रेडिट। तो यहाँ 3 लेखे इफेक्टेड हो गए, एक मोहन, एक माल और एक कैश। लेना हमको कितना है? 2 ही लेना है। तो इसमें से 2 कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा, क्योंकि उधार में, सॉरी, यहाँ पे मोहन से खरीदे हैं, तो यहाँ पे उधार सौदा है, तो कैश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उधार का मतलब होता है कैश का लेन देन नहीं होना। यहाँ पे न तो पैसा आया है, न तो पैसा गया है, इसलिए प्रभावित लेके यहाँ पे जो होंगे आपको कौन कौन से होंगे? एक होगा परचेज अकाउंट, क्रय लेखा, और दूसरा अकाउंट होगा आपका यहाँ पे मोहन। तो परचेज अकाउंट किस में आता है? गुड्स अकाउंट रियल में आता है। मोहन किस में आता है? पर्सनल में आता है। तो परचेज का रूल है हमारा, गुड्स का रूल है इनकमिंग इज डेबिटेड। तो परचेज अकाउंट कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। कितने रुपए से? 10,000 रुपीज से, एक नाम 3,000 रुपीज से। और आपके पास फ्यूचर में मोहन हमको कौन है? मोहन पर्सनल अकाउंट में है, और पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ मोहन गुड्स देने का काम कर रहा है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 3,000 रुपए। जनरल एंट्री बनाएंगे, तो जनरल एंट्री बनेगी यहाँ पे परचेज अकाउंट DR टू मोहन, और यहाँ पे आएगा गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन।
और राशि कितनी कितनी आएगी, 3,000 रुपए। अगर इस प्रश्न में यहाँ उधार नहीं भी लिखा होता, मोहन से माल खरीदा 3,000 बोला होता, तो ना यहाँ तो नगद शब्द का उल्लेख नहीं है इसलिए नगद नहीं है, और उधार नहीं बोला है। अगर प्रश्न में कभी भी नगद शब्द का उपयोग, इंग्लिश में फॉर कैश शब्द का उपयोग नहीं है और सौदे में नाम दिया हुआ है, तो सौदा क्या माना जाता है, उधार माना जाता है। तो उस कंडीशन में भी अपन यहाँ पे क्या लेते, मोहनी लिया जाता। तो उसी प्रकार हमको कहता है यहाँ पे बैंक में जमा किए, क्या कह रहा है, बैंक में जमा किए 5,000 रुपए। क्या कर रहा है यहाँ पे, बैंक में जमा किए 5,000 रुपए। तो यहाँ भी दो अकाउंट इफेक्टेड हुए, एक बैंक अकाउंट और एक क्या हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 तारीख को है मान लीजिए, तो एक बैंक अकाउंट और दूसरा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट किस में पढ़े हैं अपन ने, पर्सनल अकाउंट में, यूको बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है। और कैश अकाउंट किस में पढ़े, रियल में। तो बैंक का हमारा नियम है, बैंक यहाँ पाने का काम कर रहा है कि देने का, तो बैंक पाने का काम कर रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। और आपके पास से क्या जा रहा है, 5,000 रुपए जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 5,000 रुपए से। तो इसकी एंट्रीज बनेगी यहाँ पे, बैंक पाने वाला है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में नगद जमा किया। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, अमाउंट कितना जमा किया आपने, 5,000 5,000। उसी प्रकार आपको बोलता है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का, हमको बोलता है आपको किराया चुकाया, किराया चुकाया 1,000 रुपए। तो यहाँ पे किराया लिखा है और 1,000 रुपए है, तो इफेक्टेड अकाउंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 तारीख को रेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे यहाँ, रेंट अकाउंट। और दूसरा क्या पटा रहे हो आप, नगद पैसा, तो कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट को अपन कहाँ पढ़े हैं, नॉमिनल अकाउंट में, और कैश अकाउंट को किसमें पढ़े हैं, रियल अकाउंट में। तो रेंट पे करना नॉमिनल अकाउंट में आता है और खर्च व हानि को डेबिट करो, इसलिए रेंट अकाउंट हमारे लिए खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट होगा। कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। और आपके पास से 1,000 रुपए कैश क्या हुआ है, गया है, तो कैश अकाउंट क्या आएगा, 1,000। तो अगर इसकी एंट्री बनाएंगे हम तो क्या एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से हम बहुत से ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके हम बनाएंगे। तो इस ट्रांजेक्शन में हमको यही काम करना है, सबसे पहले उसे पहचानना है दो इफेक्टेड अकाउंट कौन से हैं, फिर उनकी हमको कैटेगरीज बताना है, रियल में है कि पर्सनल में है कि नॉमिनल में है। जब आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप नियम लगाएंगे, रियल का है तो रियल का नियम लगाएंगे, नॉमिनल का है तो नॉमिनल का लगाएंगे, पर्सनल का है तो पर्सनल का। और उस नियम के हिसाब से फिर आपको एक पक्ष डेबिट होगा और दूसरा पक्ष क्या होगा, क्रेडिट। तो इसको कहा जाता है डेबिट क्रेडिट करने का चार्ट। जब हम डेबिट क्रेडिट करने का चार्ट सीख जाते हैं, जब हमको डेबिट क्रेडिट हमको पहचानना आ जाए, अकाउंट पहचानना आ जाए, नियम याद हो जाए और नियमानुसार कौन सा डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये जब हमारा क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, पंजीयन करते हैं। तो पंजी में हमेशा डेबिट वाले को पहले लिखा जाता है और क्रेडिट वाले को पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, टू से लिखते हैं। और हिंदी में अगर हम बना रहे हैं मान लो इस एंट्री को, तो उसकी एंट्री होती है रोकड़ लेखा DR और पूंजी लेखे से, और यहाँ लिखेंगे नगद से व्यापार प्रारंभ किया, और दोनों पक्ष के लिए 1-1 लाख रुपए। तो आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं और हिंदी में भी बना सकते हैं। तो हिंदी में टू के लिए से का उपयोग होता है अकाउंट के बाद में, हिंदी में अकाउंट के पहले क्या होता है, इंग्लिश में टू का शब्द का उपयोग होता है। डेबिट आप विकलन भी लिखते हैं यहाँ पे, है ना, या नामे लिखा जाता है, तो साधारण भाषा में DR ही लिखा जाता है। तो ये तो बच्चों क्या था, जनरल किस प्रकार से बनाया जाता है।
तो आप अपने बुक से इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम आपको सवाल बताएंगे, हमें इसमें जनरल्स में आएंगे तो जनरल में इसके कई कैटेगरीज है। इसमें हम डिस्काउंट के बारे में बताएंगे, कंपाउंड एंट्री बताएंगे, जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ जनरलाइज भी करेंगे और साथ में एक नए चैप्टर्स को एक को ऐड करके चलेंगे। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को इसको शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। नमस्कार।